जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। क्रिएट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी में ये देश बना है। जब हमारा देश जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, बीजेपी और आरएसएस के लोग अंग्रेजों के साथ खड़े थे, ठीक है, और उनकी आइडियोलॉजी ने, उनके नेताओं ने टू नेशन कॉन्सेप्ट दिया था, सावरकर जी ने, हमने नहीं दिया था। स्वीडन में एक प्रोटेस्ट के दौरान कुरान जलाने का इंसिडेंट सामने आया है। कुरान जलाने की वारदात इस बात का एक और एग्जाम्पल है कि इस्लामोफोबिया, नस्लवाद और भेदभाव खतरे की घंटी के लेवल तक पहुंच चुका है। स्वीडन के फॉरेन मिनिस्टर टोबियास बिलस्टॉर्म ने इस इंसिडेंट को डर पैदा करने वाला कहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि स्वीडन में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि यहाँ की सरकार या मैं जो एक्सप्रेशन प्रोटेस्ट के दौरान जाहिर करे गए हैं उसका सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, बात इस्लामोफोबिया, नस्लवाद और भेदभाव की अगर हो तो मौजूदा भारत का जिक्र इंटरनेशनल मीडिया में अक्सर आ ही जाता है। ताजा मामला बीबीसी का है, जिसने 2002 के गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। अब सियासी तमाशा यह है कि बीबीसी की 2002 के गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री को तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया गया है। सरकार की तरफ से ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन की इस दुनिया में ऐसे कदम को डर और हार मान लेना कहते हैं। जब मुल्क की तमाम इंस्टीट्यूशंस एक खास शख्स के बचाव में नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर उतर आए तो डेमोक्रेसी की बात नहीं करना चाहिए। मुल्क पर लगे दाग को किसी एक शख्स को बचाकर नहीं धोया जा सकता है। पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी का ढोल पीटता भारत G20 का मुखिया बना है। कमाल का खेल यह है कि प्रेस की आजादी में 180 मुल्कों में नया भारत 150वें नंबर पर है। फिर भी मोदी को क्रिटिसाइज करने पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी लगाने को जायज ठहराने के लिए साहिब के सपोर्टर्स अजीब लॉजिक दे रहे हैं। इन भक्तों का दावा है कि बीबीसी सरकारी प्रोपेगेंडा चैनल है। सरकार की व्यवस्था पर भरोसा होता तो प्राइवेट सिक्योरिटी पर भरोसा नहीं होता। ये हमारे मीडिया वर्ल्ड, जब तक हमारे देश में आकाशवाणी थी, दूरदर्शन थी, लिमिटेड अखबार थे, तब तक आम आदमी के बीच बात क्या होती थी? ये कहते थे, यार ये तो मैंने बीबीसी पे सुना है, यानी उससे हमारे देश की आकाशवाणी कह रही है भरोसा नहीं, दूरदर्शन कह रहा है भरोसा नहीं, अखबार इतने खर्चा करके निकल रहा है भरोसा नहीं। वो कह रहा है नहीं यार मैंने बीबीसी पर सुना है। अब ये जो क्रेडिबिलिटी है, सरकार की व्यवस्थाओं पर से भरोसा उठ जाना, ये मैं समझता हूं बहुत ही बड़ा खतरा है। और जब व्यवस्थाओं पर से भरोसा उठ जाए तो व्यक्ति अलग रास्ते खोजता है। जब न्याय पर से उसका भरोसा उठ जाए तो खुद ही न्याय करने की दिशा में चला जाता है। यानी इसके कारण पूरी समाज व्यवस्था का डिटोरिएशन भी होता है। समाज की जो परंपरा है, बड़े सदियों से पनपी हुई परंपराएं होती हैं, वे अचानक इसी कारणों से उसमें गिरावट आने लगती है। लेकिन शायद ये लोग भूल गए हैं कि सरकारी पैसे से चलने के बाद भी इसने दर्जनों बार सरकार पर उंगली उठाई है। खैर, अब ये मुद्दा ब्रिटिश संसद में भी गूंजा है। सुनक ने गोलमोल जवाब देकर मामले को टाल दिया है, लेकिन जानकारों के मुताबिक सियासी तमाशा तो अभी शुरू हुआ है। Mr. Speaker, last night the BBC revealed the Foreign Office
knew the extent of Narendra Modi's involvement in the Gujarat massacre that paved the way for the persecution of Muslims and other minorities we see in India today, with senior diplomats reporting that the massacre could not have taken place without a climate of impunity created by Modi, and that he was, in the FCO's own words, directly responsible for this violence. Given that hundreds were brutally killed and that families across India and the world, including here in the UK, are still without justice, does the Prime Minister agree with his diplomats in the Foreign Office that Modi was directly responsible? And just what more does the Foreign Office know of his involvement in this grave act of ethnic cleansing? Mr. Speaker, the UK government's position on this has been clear and long-standing and hasn't changed. Of course, we don't tolerate persecution where it appears anywhere, but I'm not sure I agree at all with the characterisation that the honourable gentleman has put forward. That completes Prime Minister's questions. I'll just let them. तो आपको बता दूं कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर मोदी सरकार की सेंसरशिप को लेकर पत्रकारों ने जैसे ही फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन अरिंदम बागची को घेरा तो वो काफी घबरा गए। उन्होंने पहले तो कहा कि मैंने डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी है, सिर्फ साथ काम करने वाले साथियों से इसके बारे में सुना है, फिर कहा मैंने देखी है, ये प्रोपोगंडा है। दोस्तों, तमाम जानकारों का कहना है कि मोदी सरकार की इस सेंसरशिप ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है कि न सिर्फ भारत सरकार बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत कुछ छुपाया और अनदेखा किया है। मोदी सरकार बंद हो चुके इस 21 साल पुराने मामले को खोलना नहीं चाहती है क्योंकि निशाने पर प्रधानमंत्री हैं। अब अहम बात यह है कि ब्रिटेन और भारत के बीच फ्री ट्रेड का समझौता होना है। देखना है कि इस सियासी तमाशे का दोनों मुल्कों के रिश्तों पर क्या असर पड़ता है। वहीं बात स्वीडन और तुर्की के रिश्तों की करें तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में कुरान जलाने की वारदात के खिलाफ और सपोर्ट में दोनों तरह की रैलियां हो रही हैं। बीते हफ्ते स्टॉकहोम में हुए प्रोटेस्ट के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति रेजब तैयब अर्दोगान का पुतला एक लैंप पोस्ट से लटका दिया गया था। बाद में स्वीडन के प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टॉकहोम में तुर्की के राष्ट्रपति का पुतला उल्टा टांगने वाले नेटो में शामिल होने की स्वीडन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। दोस्तों, नए भारत में माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ हो रहे सियासी तमाशे और दुनिया के दूसरे मुल्कों में इस्लामोफोबिया पर नेताओं के रुख को समझें। स्टॉकहोम में तुर्की की एम्बेसी के बाहर कुरान जलाए जाने के इंसिडेंट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने बयान दिया है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर दिए बयान में इस घटना को डिसरेस्पेक्टफुल बताते हुए कहा है कि वो उन मुसलमानों के साथ खड़े हैं जो इस हरकत से हर्ट हुए हैं। उन्होंने कहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डेमोक्रेसी का एक बुनियादी हिस्सा है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि कोई बात कानूनी है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो वाजिब भी हो। एक किताब को जलाना जो कई लोगों के लिए पाक है, बेहद डिसरेस्पेक्टफुल है। स्टॉकहोम में जो कुछ भी हुआ है उससे हर्ट होने वाले सभी मुसलमानों के लिए मेरी सिंपैथी है। खैर दोस्तों, दरअसल स्वीडन नेटो में शामिल होना चाहता है और नेटो का मेंबर तुर्की इसके खिलाफ है। नेटो का मेंबर होने के नाते किसी और मुल्क के इस गठबंधन में शामिल होने पर ऑब्जेक्शन कर सकता है और उसे रोक भी सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू होने के बाद स्वीडन और फिनलैंड ने नेटो की मेंबरशिप के लिए गुजारिश करी थी। इसी के चलते स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में तुर्की के खिलाफ राइट विंगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन्हीं प्रोटेस्ट के दौरान स्टॉकहोम में तुर्की दूतावास के बाहर राइट विंगर्स यानी दक्षिणपंथी स्ट्रॉम कुर्स पार्टी के नेता रासमुख पेलुदान ने कुरान की एक कॉपी जलाई। माना जा रहा था कि स्वीडन के डिफेंस मिनिस्टर के तुर्की दौरे से यह मैसेज मिलता है कि नेटो में स्वीडन के शामिल होने का तुर्की उसके खिलाफ नहीं है। हालांकि बीते साल नेटो में शामिल होने के स्वीडन और फिनलैंड की गुजारिश का तुर्की ने विरोध किया था। फिर उसने इन दोनों मुल्कों को नेटो में शामिल करने से रोकने को लेकर अपना वीटो हटा लिया था। तुर्की का कहना है कि ये दोनों नॉर्डिक देश पीकेके यानी कुर्दिश वर्कर्स पार्टी जैसे हथियारबंद कुर्द ग्रुप्स को सपोर्ट देना बंद करें और कुछ हथियारों की बिक्री को लेकर तुर्की पर लगे रोक को हटाएं। तुर्की का कहना है कि स्वीडन ने पीकेके के कुछ मेंबर्स को अपने यहां पनाह दी हुई है। हालांकि स्वीडन इन इल्जामों से इनकार करता रहा है। तुर्की चाहता है कि उसे सियासी रियायतें दी जाएं, जिसमें राष्ट्रपति रेजब तैयब अर्दोगान के क्रिटिक्स और कुर्द नेता जिन्हें वो आतंकवादी कहते हैं उन्हें एक्स्ट्राडिट किया जाए। दोस्तों, तुर्की एक मुस्लिम मेजॉरिटी वाला मुल्क है। तुर्की के फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बयान जारी करके इस इंसिडेंट को क्रिटिसाइज करते हुए कहा है कि बार बार वार्निंग देने के बावजूद ये वारदात हुई है।
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की दलील की आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाने और हमारे वैल्यूज का अपमान करके इस मुसलमान विरोधी काम की इजाजत देने वाला ये कदम पूरी तरह नामंजूर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।